राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय राजनीतिक विचारकों का, और पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था महात्मा गांधी का। अगर आप पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे अवेलेबल हैं, आप उन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज हम जिस विचारक का अध्ययन करेंगे उनका नाम है अरविंद घोष, जिन्हें महर्षि अरविंद घोष भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 1872 में और मृत्यु 1950 में। इन्हें भारतीय दार्शनिकों का सम्राट कहा जाता है। इसका मतलब है कि भारत में जितने भी दार्शनिक हुए हैं और उन्होंने दार्शनिकता के जिस उच्च स्तर को छुआ है, उन सब में सबसे ऊपर अरविंद घोष हैं। इनका जो चिंतन है वो एक ही साथ उग्रवादिता, आध्यात्मिकता, उत्कृष्टता, राष्ट्रवाद जैसे मूल्यों को एक साथ ही अपने आप में समाहित किए हुए है। तो आइए जानते हैं हम इस कक्षा में अरविंद घोष के बारे में। अरविंद घोष, जिनका जन्म 15 अगस्त 1972 को हुआ था, 1872 को हुआ था, और इनके पिता एक सफल चिकित्सक थे। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और वह पश्चिमी संस्कृति व सभ्यता से प्रभावित थे, और वो अपने पुत्र यानी अरविंद घोष को भी पश्चिमी सभ्यता के रंग में ही ढालना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने अरविंद की पढ़ाई विदेश में कराई, और जब वो वहाँ से पढ़कर लौटे तो उनके पिता ये चाहते थे कि वो भारत में जो उच्च शिक्षा होती है, उच्च स्तर की परीक्षाएं होती हैं, विशेषकर आईसीएस की परीक्षा, उसको पास करें और फिर ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा करें। लेकिन महर्षि अरविंद घोष के विचारों में कुछ और ही चल रहा था, उनकी सोच कुछ और ही थी। वो पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आईसीएस की परीक्षा में शामिल तो हुए और उन्होंने उस परीक्षा को पास भी किया, लेकिन वो सरकारी नौकरी या यूं कहिए कि ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा या उनकी गुलामी नहीं करना चाहते थे। इसलिए वो घुड़सवारी की जो परीक्षा होती थी उसमें स्वेच्छा से असफल हो गए, और उन्होंने रास्ता चुना क्रांतिकारिता का। अरविंद घोष ने 1905 के बंगाल विभाजन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में बंगाल में राष्ट्रवादी चेतना को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए। उन पर लाल, बाल और पाल का विशेष प्रभाव था। लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। ये तीनों ही जो विचारक थे, ये उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय में दो विचारधाराएं चलन में रही थीं, एक उग्रपंथी विचारधारा और दूसरी नरमपंथी विचारधारा। उग्रपंथी विचारधारा के जितने भी विचारक थे या समर्थक थे, उनका मानना ये था कि अंग्रेज शांति से, प्रार्थना से, अनुनय विनय से जाने वाले नहीं हैं। अगर उन्हें भारत को छोड़ने पर मजबूर करना है, यदि उन्हें भारत से भगाना है, तो उन्हें यहाँ से बल प्रयोग के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से ही भगाना होगा। इसके लिए वो हिंसक साधनों के, अस्त्र शस्त्र के इस्तेमाल के पक्षधर थे। तो ये जो विचारधारा थी, ये थी उग्रवाद। दूसरी तरफ एक विचारधारा थी नरमपंथी विचारधारा। इसमें भारत के ज़्यादातर कांग्रेसी नेता या जो भारत के वृद्ध क्रांतिकारी थे वो शामिल थे, और उनका मानना ये था कि जो ब्रिटिश हैं वो भारत की भलाई के लिए शासन कर रहे हैं, और ऐसे समय में ब्रिटिश शासन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। रही बात आज़ादी की या स्वराज की, तो वो धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से या चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये दो विचारधाराएं थीं, एक उग्रवाद और एक नरमपंथियों की। तो महर्षि जो अरविंद थे, ये उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे। इनका मानना ये था कि
ब्रिटिश शासन जो है शक्ति पर आधारित है, बल प्रयोग पर आधारित है, निरंकुशता पर आधारित है। वो मनमानी कर रहे हैं, वो निरंकुशता कर रहे हैं, इसलिए उसका दमन सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ही हो सकता है। तो ये अरविंद का मानना था। आइए अब हम जानते हैं अरविंद घोष के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। अरविंद घोष ने कौन कौन से सिद्धांत दिए? सबसे पहला ही जो उनका सिद्धांत था वो था उग्रवाद का व निष्क्रिय प्रतिरोध का। निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब होता है, प्रतिरोध मतलब विरोध करना और निष्क्रिय मतलब कुछ ना करके। तो ये एक ऐसा प्रतिरोध है जहां व्यक्ति कुछ ना करके विरोध करता है। जैसे अरविंद घोष ने भारतीय जनता को ये सलाह दी कि वे ब्रिटिश अस्पतालों का, ब्रिटिश न्यायालयों का, ब्रिटिश शिक्षालयों का, ब्रिटिश दफ्तरों का, सबका विरोध करें और उनका बहिष्कार करें। विशेषकर विदेशी माल का भी बहिष्कार करें और स्वदेशी शिक्षा या स्वदेशी जो व्यापार है, उद्योग धंधे हैं, वस्तुएं हैं, उनको अपनाएं और उनका पालन करें। तो ये था अरविंद घोष का निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत। इस पर गांधी जी का भी स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। आगे चलकर इन्हीं बातों को गांधी जी ने भी अपने असहयोग आंदोलन में अपनाया था। शुरुआत इसकी निष्क्रिय प्रतिरोध की थी अरविंद घोष ने, और जिसे आगे चलकर गांधी जी ने भी अपनाया था। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि निष्क्रिय प्रतिरोध के संबंध में अरविंद घोष और गांधी जी इन दोनों के विचार आपस में मिलते हैं। ठीक। अगला, अरविंद घोष आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के समर्थक थे। राष्ट्रवाद का मतलब होता है एक ऐसी विचारधारा जो राष्ट्र को प्रमुख मान के चलती है और राष्ट्र को सर्वोच्चता देती है। राष्ट्र को सर्वोच्चता देने का मतलब है कि जब कोई विचारधारा धर्म, जाति, क्षेत्र या कुछ और तत्वों को प्रधानता न देकर राष्ट्र को प्रधानता देती है, राष्ट्र को सर्वोपरि मानती है, तब उसे कहा जाता है राष्ट्रवाद। अरविंद आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के समर्थक थे। मतलब वो राष्ट्रवाद को एक ईश्वरीय आदेश मानते थे। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद मतलब एक ऐसा राष्ट्रवाद जो धर्म से युक्त है, जिसमें ईश्वर शामिल है। वो भारत को एक भूमि नहीं मानते थे, वो कहते थे कि भारत एक माँ के समान है, भारतीय भूमि उनकी माँ है और हमें इस माँ की सेवा करनी है। इस संबंध में, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के संबंध में अरविंद घोष के विचार हीगल से मिलते हैं। जहां हीगल, जो कि आदर्शवादी विचारक था, उसका भी प्रसिद्ध कथन ये है, हीगल ने कहा था कि जो राज्य है वो पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है। मतलब राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया है और राज्य जो भी आदेश दे रहा है वो ईश्वर के आदेश हैं। तो जनता को उनका पालन ईश्वर की इच्छा समझ के करना चाहिए। यही विचार अरविंद घोष के हैं जो हीगल से मिलते हैं। अरविंद घोष ने भी यही कहा कि राष्ट्र एक माँ के समान है और हमें इसकी रक्षा करनी है, इसकी सेवा करनी है और इसमें अपना सर्वस्व कुर्बान करने के लिए, सर्वस्व बलिदान करने के लिए जनता को सदैव तत्पर और तैयार रहना चाहिए। ठीक। अगले विचार उनके थे राज्य के संबंध में। राज्य के संबंध में अरविंद घोष के विचार हर्बर्ट स्पेंसर से मिलते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर जो कि एक व्यक्तिवादी विचारक था और व्यक्तिवादियों की मान्यता ये होती है कि राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम रहे और व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिले। तो यहाँ पर अरविंद घोष भी राज्य के कार्यों को सीमित करना चाहते हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना चाहते हैं। अगला, स्वतंत्रता संबंधी विचार। अरविंद घोष ने अपनी स्वतंत्रता को 3 प्रकारों में बांटा। पहली, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, मतलब प्रत्येक राष्ट्र को, विशेषकर भारत को, किसी भी विदेशी शक्ति के चंगुल से या नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए, मतलब देश आज़ाद होने चाहिए। ये हुई राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अगला, आंतरिक स्वतंत्रता, मतलब जब उस देश में या राज्य में कोई जनता रह रही है तो किसी भी तरह की निरंकुशता, तानाशाही या मनमानी से मुक्त होनी चाहिए। इसे उन्होंने कहा आंतरिक स्वतंत्रता। इसके बाद आया व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए पर्याप्त अवसर सुलभ होने चाहिए और उस पर राज्य का कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो इन 3 तरह की स्वतंत्रताओं की बात करी अरविंद घोष ने। इसके बाद आगे उन्होंने सिद्धांत लोकतंत्र के बारे में दिया। लोकतंत्र को वो अच्छा नहीं मानते थे
और इस संबंध में उनके विचार मिलते हैं कार्ल मार्क्स से। कार्ल मार्क्स और अरविंद घोष दोनों का ही ये विचार था कि जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, ये पूंजीपति अमीर वर्ग के हाथों के खिलौने हैं और ये उन्हीं की रक्षा के लिए, उन्हीं के हितों को संवर्धित करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और ये जो निम्न वर्ग है या मध्यम वर्ग है उसको ऊपर नहीं बढ़ने देते। तो अरविंद घोष का मानना ये था कि लोकतंत्र जो है पूंजीवाद की रक्षा के लिए अस्तित्व में आया है, इसलिए इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगला, पूंजीवाद की आलोचना। यहाँ भी अरविंद घोष के विचार कार्ल मार्क्स से मिलते हैं। जहाँ कार्ल मार्क्स पूंजीवाद की आलोचना करते हुए हिंसक क्रांति का पक्षधर है, वहीं पर अरविंद घोष पूंजीवाद का विरोध तो करते हैं और उसकी बुराइयों से भी परिचित हैं और उन्हें दूर भी करना चाहते हैं, लेकिन वो उसके लिए हिंसक क्रांति का रास्ता अपनाने के पक्षधर नहीं हैं, क्योंकि उस समय भारत की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि उसमें कोई भी हिंसक क्रांति अपनाई जा सके। तो ये थे अरविंद घोष के प्रमुख सिद्धांत जिन्हें आज हमने जाना। आइए अब हम बात करते हैं अरविंद घोष की कुछ प्रमुख पुस्तकों की जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। जैसे उनकी सबसे प्रमुख पुस्तक थी द लाइफ डिवाइन, उसके बाद द एसेज ऑन द गीता, उसके बाद द सिंथेसिस ऑफ योगा, फिर सावित्री, उसके बाद द ह्यूमन साइकिल और उसके बाद द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। तो ये महर्षि अरविंद घोष की प्रमुख पुस्तकें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा अरविंद घोष ने अपना एक आश्रम बनाया था जिसकी स्थापना उन्होंने की थी पौंडीचेरी में, और पौंडीचेरी में ही उनका निधन हो गया था 1950 में। तो ये थे अरविंद घोष जिनके बारे में आज हमने जाना। इन्हें भारतीय दार्शनिकों का सम्राट कहा था रोमा रोला ने, जो कि एक इतिहासकार और विचारक रही हैं। तो इस कक्षा में इतना ही। यदि आप पॉलिटिकल साइंस के मेरे प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप नीचे क्लिक कर कर उन्हें देख सकते हैं। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस या उससे रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है निखिल सर एजुकेशन। इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।